वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। शॉर्ट में नोट्स भी बनाते चलो। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि हमें रीनेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को बोला है कि वी नीड रीनेगोशिएशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करके रखी है, टेररिज्म स्पेशली। आप एक बॉडी देखते रहते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, उन्होंने भी पाकिस्तान को धमकी की लिस्ट में रखा हुआ है, दैट इज ग्रे लिस्ट। दो लिस्ट होती है आपके एफ में, वन इज ग्रे लिस्ट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक लिस्ट। जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वो ब्लैक लिस्ट के अंदर है। बाकी जिनको वार्निंग्स मिल रखी हैं वो सारे आपके आ जाएंगे ग्रे लिस्ट के अंदर। तो उरी अटैक हुआ, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वो जो सीज फायर करके रखा हुआ है, तो उस सारे इश्यूज की वजह से इंडिया ने बोला है कि हमें वाटर शेयरिंग के ऊपर रीनेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी और खून साथ में नहीं बह सकते। तो ये बात जो है, इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी आपकी न्यूज़ आर्टिकल में थी। आपके जीएस पेपर 2 आईआर से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एंड देन ट्रीटीज़, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ होती हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, जाते हैं टॉपिक पे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा देख लो। इंडस के साथ आपको 4 और नदियां पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, इससे याद रख सकते हो आप इसको IJCRS, ये सीक्वेंस है इनके फ्लो का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेक है नेम्ड एज, यस, मानसरोवर लेक। बहुत पुराना सिग्निफिकेंस है आपकी इंडस रिवर का। क्या बोलते थे इसको? सिंध। ठीक है, तो यहाँ से ये फ्लो करती चलती है, इंडिया से पाकिस्तान में चली जाती है, एंड फाइनली देर इज अ वाटर बॉडी नेम्ड एज अरेबियन सी, वहाँ पे ये ड्रेन आउट कर जाती है। तो ये है आपकी इंडस रिवर। पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट और भी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है झेलम। जैसे ये पाकिस्तान में गई, यहाँ से झेलम इंडिया वाले पार्ट से आएगी, देन पाकिस्तान में एंटर इन कर जाएगी। डायरेक्टली इंडस से मर्ज नहीं करते, जैसे आई उसके साथ ही फिर चेनाब लगेगी, फिर चेनाब की फॉर्म में ये फ्लो करना शुरू करेगा, देन रावी आएगी, फिर सतलुज आएगी, एंड फाइनली यहाँ पे बन जाता है पंजनद, यानी कि 5 नदियां टोटल हो जाती हैं फिर ये इस तरह से। अब पंजनद आप बोलोगे यहाँ पे तो मैम 4 ही आई, क्योंकि एक और रिवर है जिसका नाम है ब्यास, और ब्यास तो सतलुज के साथ ऑलरेडी हरी के पतन पंजाब में मिल चुकी होती है। तो 5 रिवर्स आ रही हैं, दे आर मर्जिंग विद इंडस रिवर, इस वजह से इनको पड़ जाता है नाम, दैट इज पंचनद। तो इंडस का इन शॉर्ट बहुत हिस्टोरिकल रेलिवेंस है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, देख लो। झेलम का ओरिजिन पॉइंट देखोगे तो देर इज अ वेरीनाग स्प्रिंग, आपके वुलर लेक के पास में ही है, तो वहां से ओरिजिनेट करती है। इसका पुराना नाम हुआ करता था वितस्ता। याद है ना, ये सारी चीजें हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। देन चेनाब रिवर है आपकी, चंद्र एंड भागा जब तांडी वाले पॉइंट पे मर्ज करती हैं तो चेनाब की फॉर्म में ओरिजिनेट करती हैं। देर इज अ पास नेम्ड एज बारा लच्छाला। तो एक तरफ से भागा निकल के आती है, कौन सी लेक? सूरज ताल। एंड दूसरे ऑपोजिट पॉइंट से निकल के आती है आपकी चंद्रा। फिर ये दोनों ऐसे मर्ज कर जाती हैं एंड फाइनली फ्लो लाइक अ चेनाब रिवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रावी के बारे में। रावी आपके कांगड़ा के 12 बंगाल वाले एरिया से। देन आती है आपकी सतलज, राकस तेल से आ जाती है, और राकस ताल से आ जाती है। देयर इज अ पॉइंट यहाँ पे शिपकिला, वहां से एंटर इन कर जाती है हिमाचल वाले एरिया में। एंड फाइनली देयर इज अ ब्यास, ब्यास कुंड जो कि रोहतांग पास में है, वहां से ओरिजिन कर जाती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो आप अपने स्टैटिक में भी पढ़ते हो, पर हमने एक बार रिवाइज कर लिया। रावी का क्या नाम हुआ करता था? पुरुषनी। ठीक है, अरिजीत क्या बोल देते थे आपके वैदिक वाले, एंड संस्कृत में बोल देते थे पुरुषनी। वैसे ही ब्यास का विपस, विपासा, ठीक है, और सतलज का सतुद्री। ठीक है जी। चेनाब का अस्किनी। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लेना अपना। ठीक है, सो दीज आर द रिवर्स। तो इंडस के बारे में बात हो रही है अभी, और साथ में ये जो 6 रिवर्स निकल के आ रही हैं इनके ऊपर बात करी गई है। पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं। तो इंडिया ने डिमांड रेज करी है कि हमें रीनेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी इन 1960। और यहाँ पे एक कमीशन है, अभी सभी के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, दैट इज परमानेंट इंडस कमीशन। लाइक कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे पानी का यूज़ क्या रहेगा, एक तो इरिगेशन पर्पज से, दूसरा डैम्स बनाने के लिए फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट आ जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके लिए एक कमीशन बोला गया था, दैट इज द परमानेंट इंडस कमीशन। और साथ में जो भी इस ट्रीटी के अंदर प्रोविजंस थे, उसमें बोला गया कि एटलीस्ट साल में एक बार
इन कमिश्नर्स को मिलना पड़ेगा, एक कमिश्नर इंडिया का और दूसरा पाकिस्तान का। कंपल्शन नहीं है बट उसमें लिखा गया है कि एटलीस्ट एक साल में एक बार जरूर मिले। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है क्या क्या हो रखा है। तो वो देखो, हिस्टोरिकल कोऑपरेशन देख रहे हैं हम इंडिया और पाकिस्तान में, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए सिंस 1960 जब से ये साइन हुई है, तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिले हैं। कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि 1962 से ही पाकिस्तान ने अटैक्स करने शुरू कर दिए थे ओपनली। उसके बाद आप देखते हो 1965, फिर 1971 एंड सो ऑन अप टू अब कितना टाइम चल चुका है 2023, तो अटैक्स चल ही रहे हैं। पर इस ट्रेडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा आज तक। अब पढ़ना शुरू हो गया है सिंस 2020, गलवान वैली वाला जो आपने इशू सुना था, ऑल्दो दैट वाज विद चाइना, पर पाकिस्तान भी उनके फेवर में था। तो उस तरह से उरी अटैक आपने फिर सुन लिया, और भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो रखे हैं। कारगिल का आप ले लो 1999, एंड उसके बाद मुंबई वाला अटैक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी ही। देयर इज आर्टिकल नंबर 3 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसमें बोला गया है कि अगर रीनेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों कंट्रीज की सहमति से वो की जा सकती है। अब रीनेगोशिएशन में क्या बातें करनी होगी इनको, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अभी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्या लग रहा है आप, इंडिया के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्यों नेगोशिएशन करनी चाहिए? ठीक है, एब्रोगेशन, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली, वाटर एंड ब्लड कांट बी शेयर्ड टुगेदर। ठीक है, तो अब समझ लो ये जो टेररिज्म इंक्रीज कर रहा है, इसी की वजह से जो है वो दोबारा से रीनेगोशिएशन पे उतर चुकी है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। पर अगर लोकेशन देखोगे ना रिवर की, ठीक है, इंडस जो है वो इंडिया के अंदर अगर देखें तो अपर राइपेरियन में आती है। अपर राइपेरियन मतलब फ्लो पहले इंडिया से जाएगा, देन जाएगा आपके पाकिस्तान वाले एरिया में। पर इसका जो ओरिजिन पॉइंट है मानसरोवर, वो कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर। तिब्बत को किसने ऑक्यूपाई करके रखा है? चाइना। तो ये भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा वाटर सप्लाई उनके लिए रोक दें, वो तो मर जाएंगे बिना पानी के। और ऊपर से अगर रोका इन केस, यहाँ पे ऑब्वियसली चाइना विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी नहीं हो सकता। अभी नेगोशिएशन जब हो जाएंगी तो आपको अपडेशंस करनी पड़ेंगी, बट स्टिल यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि पानी को एकदम से ही रोक दिया जाए, वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द जोग्राफी। ओके, नाउ 1947 से पहले चलते हैं। तो 1947 से पहले अखंड भारत कुछ ऐसा था, यानी कि पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। अब पाकिस्तान बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हुए हैं 1947 में, पर हम बोलते हैं कि पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हो गया था, दो कंट्रीज बन के आ गई आपकी 1947 में। तो 1947 से पहले देखोगे तो दोनों ज्वाइंटली यूज कर रहे हैं वाटर को, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पार्टीशन हो जाता है 1947 के अंदर, तो एक अकॉर्ड बना दिया। अकॉर्ड इज लाइक अ फाइल जिसमें पूरे प्रोविजंस लिखे जाएंगे कि अब कैसे वाटर को शेयर करना है। क्योंकि अब दो कंट्रीज बन के आ चुकी हैं, तो अब वाटर शेयरिंग के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? कि पाकिस्तान को एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा इंडिया को, ताकि वाटर की सप्लाई ना रुके। ठीक है, तो देयर वाज द इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हो जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान पेमेंट कर रहा है एंड इंडिया को, ताकि जो वाटर की सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली चली रहे और सफिशिएंट चली रहे। फिर उसके बाद 1950s, एस का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे बोला है 1950s। ठीक है, कई बुक्स में आपको एक्चुअल ईयर दिखेगा, पर हमने ले ली रेंज 1950s, 51 52 अप टू 60 तक चल जाएगी ये बातें। 1950s में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे लिलियन थल। इन्होंने कन्विंस कर लिया इंडिया और पाकिस्तान को कि हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए वाटर शेयरिंग पे। क्यों बोला? क्योंकि पाकिस्तान ही पेमेंट कर रहा था। ठीक है, ये आगे बिचौली। अब दिक्कत होने वाली शुरू है। पहले मुझे ये बता दो, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ठीक है, डन। तो इन्होंने बोला कि चलो जी नेगोशिएशन करते हैं। बातचीत चलती गई चलती गई, 1960 आ गया और फाइनली ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये साइन हो जाती है, जिसके तहत वाटर शेयरिंग होगी अब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन कौन थे उस टाइम पे? तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे इंडिया की तरफ से एंड अयूब खान थे फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। अब आगे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, विच वॉज साइंड इन 1960। मेन पर्पस क्या था? कि जो वाटर है वो एक तरह से इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब इंडिया के अंदर और भी नदियां थी, तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो कुछ इस तरह से हुई। पाकिस्तान को चला गया 80% वाटर यूसेज, इंडिया को गया
20%। यहाँ पे रिवर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे किया? एक को बोल दिया वेस्टर्न फ्लोइंग, ठीक है, एंड दूसरी को बोल दिया ईस्टर्न फ्लोइंग। अब ऐसे मत सोचना कि फ्लो इंडिया की तरफ को आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे कंट्री के बेसिस पे बोल दिया पाकिस्तान लाइंग इन वेस्ट डायरेक्शन और ये आगे यहाँ पे ईस्ट में। तो ईस्ट में लगा लो हिसाब और वेस्ट में। पहले यहाँ पे रिवर्स देख लो। जो ऊपर की नदियां थी जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, इनको डाल दिया वेस्टर्न वाली साइड में, ठीक है। तो आप वेस्टर्न में 3 रिवर्स ऐड कर लो। नंबर 1 इज इंडस, झेलम एंड चनाब। बाकी की जो 3 बची वो किस तरफ चलेगी? ईस्टर्न वाले में, दैट इज रावी, ब्यास, सतलुज। ज्यादा जो डोमिनेंस थी इंडस, झेलम, चेनाब के ऊपर वो रहेगी पाकिस्तान की, और यहाँ पे किसकी रहेगी? इंडिया की। तो ये तो कर दी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्यास तो खैर हरि के पतन के पास ही रुक गई, उसके बाद एज अ सतलुज वो फ्लो कर रही है टुवर्ड पाकिस्तान। तो ये तो चलो इंडिया में ही पूरा इसका यूसेज रहेगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन याद रख लो कि इन वाली 3 रिवर्स की जो डोमिनेंस थी वो पाकिस्तान की थी, इधर वाली जो है वो इंडिया। सेम कंडीशंस अप्लाइड जैसे हमने पाकिस्तान के केस में पढ़ लिया। तो ये सारी रिवर्स यहाँ पे लिखी हुई हैं अगेन, तो आप इनको रीड कर लेना एक बार से। लोकेशंस क्लियर? पता चल गया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न का? तो दोनों याद रखना, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी। ओके, अब बोला गया है कि कभी कभी क्या होगा कि वाटर को यूज करा जाएगा सिंचाई के लिए, इरिगेशन। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे। अब सिर्फ डैम प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, और भी कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट है, रोड की डेवलपमेंट है, तो वाटर तो रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्प्यूट भी आएंगे, फिर लड़ाइयाँ भी आएंगी, ऊपर से कंट्रीज भी सबसे फ्रेंडली हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिए। मेनली थे 3। सबसे पहला था, ये आर्टिकल नंबर 9 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन्ड है। सबसे पहला था परमानेंट इंडस कमीशन। इसमें बोला गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज करती है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके लिए एक कमीशन आएगा जो कि परमानेंट है, और हर साल इसको बोला गया था कि मीट करना है आपने। इसमें 2 कमिश्नर होंगे, एक होंगे इंडिया के कमिश्नर एंड दूसरी तरफ रहेंगे पाकिस्तान के कमिश्नर। वो क्या करेंगे? दोनों आएंगे, उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन केस नहीं सॉल्व कर पाते तो यहाँ पे बोला गया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा। न्यूट्रल मतलब ना तो इंडिया की तरफ है ना पाकिस्तान की तरफ है। और इसको कौन अपॉइंट करेगा? वर्ल्ड बैंक। तो एक आगे कि अगर पीआईसी फेल हो जाता है देन हम कहाँ पे स्विच करेंगे? न्यूट्रल एक्सपर्ट के ऊपर। एंड फाइनली तीसरा जो प्रोविजन था, मान लो ये भी फेल हो गया, देन आएगा आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है, मतलब यहाँ पे आएंगे बिचौलिए, ठीक है। फिर वो एज अ कोर्ट लीगल चीज़ों के बेसिस पे सारी चीज़ों को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। पर जब अब हम केसेस देखेंगे तो कुछ केसेस अभी लटके ही हुए हैं, यहाँ पे ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। खैर वो तो चीज़ें चलती रहेंगी, प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट होती है फ्रॉम द थ्योरी। तो ये 3 मेथड जो थे वो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लाए गए थे। क्लियर यहाँ तक? ओके, नाउ इंडस वाटर ट्रीटी, इसको बोला जाता है कि बहुत ही जेनरस ट्रीटी है, क्योंकि इंडिया जो था वो अपर राइपेरियन में था। फ्लो पहले कहाँ से आ रहा है? इंडिया की तरफ से आ रहा है, बट स्टिल 80% जो वाटर की शेयरिंग थी वो किसको दे दी? पाकिस्तान को। तो बोलते हैं कि बड़ा ही उदार ये एक डिसीजन था, काफी उदार बोला जाता है। इवन उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे आइजन होवर, वो बोलते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इट इज वन ब्राइट स्पॉट इन अ वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स है आपके पास, तो ज़्यादा जो डोमिनेंस होते हो वो आप खुद के पास रखते हो। पर यहाँ पे इंडिया ने ऑपोजिट किया था, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट थी आइजन हॉवर ने बोली हुई थी। ठीक है जितना ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है अगेन, अपर राइपेरियन एंड लोअर राइपेरियन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या क्या मेजर डिस्प्यूट्स हैं? छोटे मोटे तो चले ही रहते हैं, पर कुछ मेजर डिस्प्यूट भी थे, जैसे कि सबसे पहले वुलार बैरेज, सिंगल एल आएगा, वुलार बैरेज। तो देर इज अ लेक नेम्ड एज वुलार, फ्रेश वाटर लेक है। इसको पाकिस्तान में वुलार बैरेज बोला गया एंड इंडिया में बोला गया तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। एक रिवर है नीलम, ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है, इस वाले एरिया में आती है ये ऊपर, ये जो सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसको पाकिस्तानीज बोलती हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लो करती है एंड देन फाइनली चली जाती है टुवर्ड पाकिस्तान। तो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। 1984 में ये डिस्प्यूट आया था जिसके तहत
जिसके तहत इंडिया ने बोला कि ये जो वुलार लेक है इसके फ्रंट में ना हमें एक बैरेज बनाना है। बैरेज क्या होता है? वाटर को डिवाइड करने के लिए बैरेज बनाए जाते हैं, ठीक है, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बैरेज बनाए जाते हैं। फिर ऑब्वियसली जैसे ही ये बात बोली होगी पाकिस्तान गॉट एक्टिव कि ऐसे कैसे बैरेज बना देंगे। उन्होंने केस फाइल कर दिया क्योंकि यहाँ पे 0.30 मिलियन एकड़्स फीट तक का वाटर जो था वो यूज़ होना था। ये चाहते थे कि नेविगेशन में कोई दिक्कत ना आए, इरिगेशन में जो वाटर यूज़ हो रहा था उसमें कोई दिक्कत ना आए। दीज वर द कंसर्न्स ऑफ इंडिया। बट केस किसने फाइल कर दिया यहाँ पे? पाकिस्तान ने। ऑल्दो ये डिस्प्यूट कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ था, पर ये बार बार न्यूज़पेपर्स में आ ही जाता है कि फिर से डिस्प्यूट हो रखा है। देयर इज अनदर डिस्प्यूट, बगली हार्ट डैम डिस्प्यूट। नाउ यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना था इंडिया ने। कहाँ पे? ऑन द चेनाब रिवर। वन सेकेंड। अब ये बनना था चेनाब रिवर के ऊपर। क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप। डिस्प्यूट कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? तो पहला जो आपने ये पढ़ा वुलार बैरेज वाला, तो ये तो रह जाएगा याद कि झेलम रिवर के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा है बगली हार्ट डैम डिस्प्यूट। लगभग 850 मेगावाट्स तक की ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूज नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना था इंडिया को चेनाब रिवर के ऊपर। अगेन पाकिस्तान ने बोला कि ये हमें पानी नहीं देना चाहते, इंडिया ने बोला हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। ऑल्दो अगर पाकिस्तान अपर राइपेरियन में होता फिर कंडीशन कुछ ऑपोजिट होती, वो कर सकते हैं ऐसे, बट इंडियंस कांट। तो यहाँ पे बोला गया कि चिनाब के ऊपर बना रहे हैं। पाकिस्तान ने केस फाइल कर दिया कि ये बना रहे हैं कि वाटर सप्लाई रोक देनी है। तो ये जो केस था ये इंडिया ने जीत लिया था। 2011 में जो वर्डिक्ट था वो इंडिया के फेवर में गया था। दिस वॉज सेकेंड केस। एक और केस है रेटल प्रोजेक्ट एंड द किशन गंगा डिस्प्यूट। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या था? अगेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही था ये भी चेनाब रिवर के ऊपर ही था। इसमें जो चेनाब का नेचुरली फ्लोइंग वाटर था, क्योंकि हाइट से आ रहा है पानी तो स्पीड में चलेगा ऑब्वियसली, तो जब स्पीड में चल रहा है तो उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी। ये आज तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो इसके लिए पहले आया PIC, परमानेंट इंडस कमीशन, इसको एस्टेब्लिश करा गया ताकि ये जो पाकिस्तान ने फिर से इसके ऊपर रोक लगा दी है उसको सॉल्व किया जा सके। फेल्ड। उसके बाद न्यूट्रल जो एक्सपर्ट कमेटी थी वो बिठाई वर्ल्ड बैंक ने। ये डिमांड थी इंडिया की तरफ से कि न्यूट्रल कमेटी बिठाई जाए, न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी बिठाई जाए। पाकिस्तान उस पर भी अड़ गया, बोलता नहीं न्यूट्रल कमेटी नहीं चाहिए, इस पर हमें चाहिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, दोनों की बात की इज्जत रख ली, उन्होंने दोनों को ही बिठा दिया। और खास बात ये रिजॉल्व ही नहीं हुआ है आज तक, दोनों कमेटीज बैठने के बावजूद भी। तो कई बार प्रोविजंस तो लिखे जाते हैं बट देयर इज नो श्योरिटी कि वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। चेयरमैन होते हैं इसमें भी, जैसे न्यूट्रल कमेटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आएगा। अगेन जो लेमेन होते हैं किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, एंड चेयरमैन जो होता है वो अपॉइंट करा जाता है बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का ही रोल रहता है। तो ये जो कंटेंशन थी ये आज तक सॉल्व नहीं हुई है। इसके बाद करंट सिनारियो क्या है, तो सबसे पहले आर्टिकल 8 आ जाता है आपके इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसमें बोला गया है कि एटलीस्ट साल में एक बार दोनों कंट्रीज को आना है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना इसको। उसके बाद बोला गया कि बहुत सारी जो अटैक्स थे वो न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने पढ़े होंगे, उरी अटैक से लेके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। उसी टाइम से कंटेंशंस आ गई हैं इस IWT 1960 में भी। तो ये जो इंटीग्रिटी है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं करी है। उसके अलावा 2021 लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पे एक LOC सुनते हो आप, देन देर इज अनदर वन LAC। LOC इस वाले एरिया में आती है जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्टेड है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आ जाती है अक्साई चीन के साथ, ठीक है, जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। यहाँ पे एक वैली है वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्ड एज गलवान वैली, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, इंडियन आर्मी के पर्सोनल थे मार्टायर हो जाते हैं, तो ये कुछ रीजंस थे। और यहाँ पे सीज फायर भी कर दिया गया। सीज फायर का मतलब है जो वॉर होती है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है। अब वो टेम्परेरी भी हो सकता है या फिर इनडेफिनिट भी हो सकता है, परमानेंट नहीं बोलेंगे, इनडेफिनिट, क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगाई होती है कि जब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता बिटवीन कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री तब तक ना तो कोई इस लाइन को इधर क्रॉस करेगा ना दूसरा उधर को क्रॉस करेगा। बट स्टिल टेररिज्म फाइनेंसिंग बार बार आती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा FATF ने दोबारा से वार्निंग दी थी पाकिस्तान को।
तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया चाहता है कि दोबारा से रीनेगोशिएशन हो। तो क्या इंडिया एब्रोगेट या फिर इस ट्रीटी से विदड्रॉ कर सकता है? तो देयर इज़ अ वियना कन्वेंशन जो सभी ट्रीटीज़ के ऊपर चेक रखता है, उनकी लीगैलिटी को चेक करता है कि क्या ये जो बोल रहे हैं ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर चेक रखता है। तो देयर इज़ आर्टिकल नंबर 64 जिसके तहत कोई भी कंट्री किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी से खुद को विड्रॉ कर सकता है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो रिवर का ओरिजिन पॉइंट है सतलुज होगी आपकी, देन सेकंड वन इज इंडस। ज़्यादा लंबी तो यही रिवर्स आ रही हैं, और ये आ रही हैं आपके जो तिब्बत वाले एरिया से, और तिब्बत को ऑक्यूपाई करके रखा है चाइना ने। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।